लोकतंत्र का महापर्व अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। 2 चरणों का चुनाव बाकी है और ये 2 चरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो मौका है, इस मौके पर हमारे साथ यहां मौजूद हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18। जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो अब 2 चरणों का चुनाव बाकी है, 5 चरणों का चुनाव हो चुका है और दिल्ली खासतौर पर अगर देखा जाए तो वहां पर भी चुनाव है। सर, अभी तक के जो चुनाव हुए हैं, आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, 5 चरणों के चुनाव में बीजेपी एक अच्छी मेजोरिटी के साथ बीजेपी एनडीए बहुमत की तरफ बढ़ गई है। बहुमत से ज़्यादा हो गई है, 300 से भी ज़्यादा हो गई है और इन दोनों चरणों में पूरी तरह से 400 पार हो जाएगी। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कोई बोलने के लिए, मैं पूरे देश के अंदर अनेक राज्यों में गया हूँ और छोटे बड़े सभी स्थानों पर गया हूँ, लोगों से मिला हूँ और मैंने जिस प्रकार का लोगों में जोश देखा है, लोगों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर अपनापन देखा है, विशेषकर महिलाओं में और नौजवानों में, तो 400 पार आसानी से इस बार होगा। तो 400 पार आसानी से पार होगा, आप ये कह रहे हैं। आप जरा ये बताइए कि दिल्ली का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इकट्ठे मिलकर लड़ रहे हैं। 7 सीटें आपके पास हैं, तो इस बार लगता है वो इंटैक्ट रहने वाली, क्योंकि आप तो जाहिर बात है, आपका चुनाव बहुत पहले ही निपट गया, पहले ही चरण में। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बीजेपी बहुत जगह जगह इस्तेमाल कर रही है। आपका स्टार प्रचारकों की लिस्ट पे अगर मैं सीएम्स की बात करूं तो टॉप पर आपका नाम है। तो दिल्ली के बारे में क्या आकलन है? बिल्कुल, दिल्ली का दिल इस बार भी प्रधानमंत्री जी के लिए धड़क रहा है, मोदी जी के लिए धड़क रहा है और 700 सीटों पर बड़ी विक्ट्री होगी। इतिहास फिर से यहाँ पर दोहराया जाएगा क्योंकि अन्य स्थानों के मुकाबले दिल्ली में भी मुझे लगभग सभी लोकसभा क्षेत्रों में मैं गया हूँ। रोड शो में भी भाग लिया है, नामांकन में भी गया हूँ, छोटी सभाओं में भी गया हूँ, जनसंपर्क में भी गया हूँ। तो दिल्ली में एक क्लीन स्वीप होगा इस बार। धामी साहब, देखिए, दिल्ली चुनावों को लेकर जो आपकी प्रदेश बीजेपी की जो इकाई है, उनका कहना है कि बुर्का वाले जो हैं उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए। इस पर ओवैसी साहब बड़े भड़क गए हैं। देखिए, ये चूंकि देश के अंदर जिस प्रकार की स्थितियां पैदा हुई हैं और कहीं न कहीं जो डेमोग्राफिक चेंज आया है, उसके लिए ज़रूरी है देश के अंदर, और हम तो देवभूमि उत्तराखंड में पहले से ही कर रहे हैं। हमने वहाँ वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई है क्योंकि कई बार देखने में आता है कि कुछ घटनाएं घट जाती हैं, अपराध हो जाते हैं और बाद में जब हम जानकारी जुटाते हैं तो कोई कहीं से आया होता है, कोई कहीं से आया होता है, कोई आपराधिक पृष्ठभूमि से आया होता है। इसलिए वेरिफिकेशन ड्राइव जरूरी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला आप सबसे पहला प्रदेश, वो आपको जाता है पूरा का पूरा श्रेय। तो आपको लगता है कि वो जरूरत थी उसकी बहुत ज्यादा इस वक्त? पंकज जी, ये देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने इसके लिए हमको मैंडेट दिया, हमको सरकार में आने का मौका दिया और हमने जो विधानसभा का आम चुनाव उत्तराखंड का 2022 में हुआ था, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने जनता से वायदा किया था, हमने संकल्प पत्र प्रस्तुत किया था कि उत्तराखंड में नई सरकार के गठन होते ही हम यूसीसी का विधेयक लाएंगे और हमने वो संकल्प अपना पूरा किया है। जनता के साथ जो हमारा वायदा था पूरा किया और मोदी जी की गारंटी जैसे देश भर में पूरी हुई है, उसी तरह की एक गारंटी उत्तराखंड में पूरी हुई है। और ये गंगोत्री उत्तराखंड से निकली है और पूरे देश के अंदर जाएगी, पूरे देश को लाभ देगी। चूंकि मुस्लिम लोगों की बात हो रही है, तो जो कलकत्ता हाईकोर्ट ने ओबीसी के कोटे में मुसलमानों को आरक्षण देने की बात जो थी ममता बनर्जी की, उसे रद्द कर दिया। उसको एकदम से नकारती हुई ममता बनर्जी नजर आई, तो उस पर कुछ आप टिप्पणी करना चाहिए? देखिए, ममता दीदी हों या इस प्रकार के जितने भी लोग हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये हमेशा संवैधानिक संस्थाओं का मखौल उड़ाते रहे हैं। ये हाई कोर्ट को नहीं मानते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं, ये जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जैसे पदों को भी अमर्यादित तरीके से बोलते हैं, उनका भी मखौल उड़ाते हैं। सबने देखा है, संविधान का भी मजाक उड़ाते हैं और संविधान को मानते भी नहीं है। संविधान में कहीं भी धर्म आधारित आरक्षण की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने बैकडोर से ममता दीदी ने किया था, इसमें हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है, तो अब ये हाईकोर्ट को भी मानने से इनकार कर रही हैं, यानी कि इन संस्थाओं से भी ये आगे निकल रही हैं। इसी प्रकार से कर्नाटका में इन्होंने जो है संविधान के साथ
एक तरह से छेड़छाड़ की थी अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में। नहीं, पर संविधान का आप जिक्र कर रहे हैं तो कांग्रेस डरा रही है। वो कह रही है कि अगर 400 सीटें आ गई जी तो आरक्षण माफ कीजिएगा, वो संविधान का जो है वो एक तरह से खात्मा कर देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और मोदी जी के 10 साल के प्रधानमंत्री कार्यकाल में 400 के लगभग सीटें उनकी अभी भी हैं, इस बार भी हैं, और संविधान मजबूत हुआ है। देश के अंदर एक व्यवस्था लागू हुई है, धारा 370 समाप्त हुआ है, देश के अंदर सीए का कानून लाया गया है, देश में हम सब के आराध्य देव भगवान श्री राम का मंदिर बना है, सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, देश की सेना मजबूत हुई है, देश में गरीबों के कल्याण की योजनाएं आई हैं, पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ा है। तो धामी साहब, सवाल तो देखिए ना, फिर ये भी उठते हैं, विपक्ष लगातार ये मुद्दा उठा रहा है कि अगर 400 पार आ रही हैं तो प्रधानमंत्री जी की इतनी सारी रैलियां क्यों मंगलसूत्र लाना पड़ रहा है, क्यों मुसलमानों की बात करनी पड़ रही है, क्यों आरक्षण की बात करनी पड़ रही है, सारे सवाल उठा रहे हैं। डेस्परेशन दिखाता है प्रधानमंत्री का, वो ये कह रहा है विपक्ष। बिल्कुल नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री जी चूंकि इस लोकतंत्र के उत्सव में एक ये मौका है, उन्होंने स्वयं कहा है कि जन जन से मिलने का मौका है, और इसको उत्सव की तरह वो ले रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। और जब इनकी बात कह रहे हैं तो इनको लग रहा है कि जो है मंगलसूत्र भी ला रहा है, कि मंगलसूत्र की बात इन्होंने ही करी, मंगलसूत्र की बात करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। मैं ये जो इन्होंने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया तो घोषणा पत्र में इन्होंने कहा कि पर्सनल लॉ हम लागू करेंगे। तो जब ये इस प्रकार की बातें करते हैं, तुष्टीकरण की बात करते हैं, एक वर्ग विशेष की बात करते हैं, कहते हैं हम इनहेरिटेड टैक्स लगाएंगे, विरासत पर भी टैक्स लगाएंगे, और जब ये सब बातें माननीय प्रधानमंत्री जी जनता को बताते हैं तो ये कहते हैं कि जो है कि अब ये धर्म के नाम पर हो रहा है, तुष्टीकरण को उजागर किया जा रहा है, तो इनको तकलीफ हो रही है, इसलिए भ्रामक बातें फैलाने लगते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान समाप्त हो जाएगा, जबकि आरक्षण समाप्त करने का या आरक्षण में जो है तुष्टीकरण करने का काम ये कर रहे हैं। संविधान एक तरह से उसको जो है किसी न किसी रूप में अपमानित करने का और संविधान को न मानने का काम ये लोग कर रहे हैं, जैसे ममता दीदी कर रही हैं। 10% आरक्षण उन्होंने एक वर्ग विशेष के लोगों को वहां दे दिया। कर्नाटका में इन्होंने जो है एक वर्ग विशेष के लोगों को अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण दे दिया। संयुक्त जो आंध्र प्रदेश था, वहाँ आंध्र प्रदेश में भी इन्होंने यही काम किया है। धामी साहब, उत्तराखंड की बात करें, हल्द्वानी खास तौर पर लैंड जिहाद का मुद्दा वहां पर बहुत उठा, उसके लिए क्या क्या ठोस कदम आपकी सरकार की तरफ से उठाए? देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है, और देवभूमि में कोई भी झगड़ा, कोई भी फसाद, कोई भी जिहाद वहाँ किसी कीमत पर उत्तराखंड के लोग उसको स्वीकार नहीं करते हैं। उत्तराखंड में एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहने वाले लोग हैं, आपस में बहुत प्रेम है, सौहार्द है, मिलजुल कर रहते हैं हम लोग। तो वहाँ पर जो भी इस प्रकार के काम करेगा, निश्चित रूप से कानून उस पर कड़ाई से काम करेगा। जो लैंड जिहाद था, लैंड जिहाद के खिलाफ हमने कार्रवाई करी और हमने अभियान चलाया अतिक्रमण को हटाने का, अवैध अतिक्रमण, और लगभग 5000 एकड़ जमीन हमने अतिक्रमण से मुक्त कराई है उत्तराखंड के अंदर। देवभूमि का जो मूल स्वरूप है, वो मूल स्वरूप किसी कीमत पर खराब न हो, ये हमारा संकल्प है। हल्द्वानी में भी जिन्होंने दंगा किया, उपद्रव किया, सरकारी गाड़ियां तोड़ी, वहां पर पुलिस कर्मियों के साथ, महिला पत्रकारों के साथ, प्रशासन के लोगों के साथ आगजनी करने का प्रयास किया, मारपीट की, उनके खिलाफ सख्ती से कानून ने अपना काम किया है। और भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो, हमने जो है दंगा रोधी कानून भी हम प्रचलन में ले आए हैं कि अब कोई भी घटना कोई इस प्रकार की करेगा, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति का नुकसान करेगा, तो उसकी एक एक पाई की वसूली उसी दंगाई से वसूल की जाएगी। अच्छा, अब मैं आपसे थोड़ा चारधाम यात्रा के बारे में भी बात कर लूं पुष्कर सिंह धामी साहब, क्योंकि आपसे बेहतर कौन बताएगा। देखिए, बहुत ही सुखद संयोग बना है चारधाम यात्रा, जो उत्साह इस बार देखने को मिल रहा है श्रद्धालुओं के बीच में तीर्थाटन के रूप में, और देवभूमि उत्तराखंड है, लेकिन एक चैलेंज भी है, इतनी बड़ी संख्या में लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो ये आपको लगता है सिचुएशन थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, पिछले 10 मई से यात्रा प्रारंभ हुई थी, और अगर मैं इन 12-13 दिनों की बात करूं तो 10 लाख के लगभग का आंकड़ा अभी तक चारधाम दर्शनार्थियों का हो गया है, और एक बड़ा आंकड़ा है, पिछले सालों की तुलना के अपेक्षा ये दुगना है।
और जिस प्रकार से चार धामों का विकास हुआ है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद, चार धाम ऑल वेदर रोडें बनी हैं, केदारनाथ का पुनर्निर्माण हुआ है, बद्रीनाथ का मास्टर प्लान बना है, हवाई सेवाएं बढ़ी हैं, अच्छी सुविधाएं हुई हैं। तो चार धाम हर एक श्रद्धालु तीर्थयात्री आना चाहता है। हाँ, ये जरूर है कि बड़ी संख्या आ रही है तो वो एक चैलेंज भी है, और इसलिए हमने सभी से अनुरोध किया है, अन्य राज्यों की सरकारों से भी कहा है कि हमने जो रजिस्ट्रेशन की एक व्यवस्था बनाई हुई है उस व्यवस्था के अनुरूप आएँ, और 31 मई तक हमने सारे ऑफलाइन जो रजिस्ट्रेशन तत्काल होते थे उसको बंद कर दिए, क्योंकि जो हमारे धाम हैं उन धामों की पंकज जी एक बियरिंग कैपेसिटी है, और उससे ज़्यादा जाते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, दर्शन करने वाले हैं, उनको परेशानी होती है। उनकी सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है। अच्छा, आप जरा आप सही बताइएगा मुझे बिल्कुल, क्योंकि अगर हम उत्तराखंड की पहले बात करते तो मसूरी एक हिल स्टेशन का नाम आता था, लेकिन रिलीजियस टूरिज्म का बहुत स्कोप है, चार धाम यात्रा वहां पर होती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो दिक्कत ही होती है, आप यूरोप कहीं भी घूमे तो रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो रोड्स पर जो इंटरनल रोड्स हैं आपके, जो स्टेट हाईवेज होते हैं, उस पर किस तरह का बदलाव अब देखने को मिलेगा अगर हम चाहें तो? 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद पूरे उत्तराखंड को एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ने के लिए ऑल वेदर रोडें बनी हैं, तेजी से बन गई, और भारतमाला श्रृंखला की सड़कें बनी हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। अभी हर सेक्टर में, अभी टूरिज्म में या अन्य सेक्टर में अभी हमने 30 से ज़्यादा जो है हम नई पॉलिसीज लेकर आए हैं। हमने इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया था, जिसमें एक बड़ी संख्या में निवेशकों ने उत्तराखंड में निवेश करने की अपनी इच्छा करी थी, और उत्तराखंड में तेजी से टूरिज्म भी बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है, सड़क मार्ग भी ठीक हो रहे हैं, हवाई सेवाएं भी हम हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, हर प्रमुख केंद्र के लिए कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि एक डेस्टिनेशन मसूरी का आपने नाम लिया, उत्तराखंड में मसूरी तो एक डेस्टिनेशन शुरू से है, मसूरी नैनीताल तो हमेशा से रहा है, लेकिन आज उत्तराखंड में अनेक डेस्टिनेशन बन गए हैं, और सच बताऊं तो आप जिधर को देखेंगे उधर ही आपको एक नया डेस्टिनेशन। तो कुमाऊं और गढ़वाल की वो प्यार और बढ़ाया है आपने? हाँ बिल्कुल, अब हमारा पूरा उत्तराखंड एक है, कुमाऊं, गढ़वाल, मैदान, पहाड़, जौनसार, तराई, भावर, सब एक होकर उत्तराखंड, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के हृदय में बसता है, और उन्होंने कहा है कि उनके मुख से निकले हुए शब्द हैं 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो सब मिलकर उत्तराखंड के लोग उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पुष्कर सिंह धामी साहब से हम, चूंकि चुनावों का वक्त है, चुनावों की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन चूंकि आपकी जो शख्सियत है उसमें आप कुशल प्रशासक तो हैं ही, हार्ड टास्क मास्टर भी हैं, लेकिन आपका जो जुड़ाव है लोगों के साथ, जो कनेक्ट है, वो भी हम अक्सर देखते हैं। प्रधानमंत्री का आपने जिक्र किया पुष्कर सिंह धामी साहब, तो केदारनाथ वो गए और केदारनाथ का बदला स्वरूप हमने देखा, तो अब और भी उनको बुलाने वाले हैं आप दूसरी जगहों पर भी? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी देखिए केदारनाथ भी गए, बद्रीनाथ भी गए, माणा गांव जो हमारा बहुत, जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, भारत के अंतिम गांव को पहले गांव की उन्होंने संज्ञा दी। और पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी आदि कैलाश गए, जोलिंगकोंग 18,000 से ज्यादा ऊंचाई पर। तो प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड में आना और उत्तराखंड के लोगों से मिलना हर उत्तराखंड वासी चाहता है, और निश्चित रूप से उनके आने से हमारे यहाँ जो आज बड़ी संख्या तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं की आ रही है, तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो सुविधाएं दी गई, उनके द्वारा जो प्रवास किए गए, वो भी बहुत बड़ा कारण है। जहाँ चार धामों में संख्या बढ़ रही है, वहीं मानसखंड में भी तेजी से आज आदि कैलाश जाने वाले, गुंजी जाने वाले, जागेश्वर धाम, पूर्णागिरी में भी बड़ी संख्या लोगों की आ रही है। तो पूरे उत्तराखंड के अंदर यात्रा चल रही है। सर, एक आखिरी सवाल है मेरा, वो मैं भूल जाता लेकिन मुझे याद आ गया है। फॉरेस्ट फायर, मैं चूंकि हिमाचल का हूं, वहां मैं देखता हूं, वो बहुत बड़ा संकट है, लेकिन उसमें भी आपने कुछ तोड़ निकाला उसका। वो पत्ते जो होते हैं जिनसे वो आग सुलगती है, उसको लेकर आपकी सरकार, वो भी इनिशिएटिव आपने लिया, वो जरा बताएं। बिल्कुल, वनाग्नि भी एक चुनौती के रूप में हमारे सामने आई थी, लेकिन उसके लिए हमने जहां फायर लाइन बनाने पर, पूरे साल का वर्क प्लान बनाने पर काम किया है, पूरे साल भर की योजना बनाई है
कि हर साल हम इस योजना को अमल में लाएंगे। वहीं जो पिरूल है, जिसके बारे में आप कह रहे हैं, पिरूल के पत्ते वो जो नीचे गिरते हैं, उस झाड़ियों से जो है काफ़ी वनाग्नि होती है, तो उस पर हमने एक धनराशि वहाँ पर नियत कर दी है, एक धनराशि तय कर दी है कि जो भी लोग जो है धनराशि हम सरकार उनको देगी, वो पिरूल इकट्ठा करके सरकार को देंगे, या हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के काउंटर लगेंगे जगह जगह पर, उसके कारण से तेज आग लगती है। और हमने इसीलिए जो है सभी को उसमें जोड़ने का एक अभियान चलाया है कि आम जन जागरण हो, जनता उसमें जुड़े, सीधे सीधे जो वन पंचायतों में या जो वनों के आसपास रहने वाले लोग हैं वो भी जो है इस काम को आगे बढ़ाएं। जी चलिए, अब आखिर में ये बता दीजिए कि 4 जून को 5 सीटें आपकी उत्तराखंड की हैं, मैंने शुरू आकलन से किया था, और पूरे देश की स्थिति क्या होने जा रहा है 4 जून को? देखिए, पूरे देश में 400 पार का जो हमारा संकल्प है वो पूरा होगा, और उत्तराखंड की भी 5 सीटें बड़े मार्जिन से हम जीतेंगे। चलिए पुष्कर सिंह धामी साहब, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से न्यूज़ 18 इंडिया के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी सभी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद पंकज जी। थैंक यू सो मच।